वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फिजिक्स बाय ओपी सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ओपी सर। आज हम लेकर आए हैं जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड राजस्थान बोर्ड के हों, चाहे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हों, उनके लिए हम फिजिक्स का सेशन लेके आए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 11 में, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है कक्षा 11 में जो पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो नीट और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं विमाएँ। तो जब भी हम मात्रक एवं विमाओं की बात करेंगे तो मात्रक किसका और विमाएँ किसकी, तो उसके लिए जो टॉपिक हमें डिस्कस करना होता है वो होता है हमारा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ होती क्या है? ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। मापन करने से क्या मतलब है? जिनको हम नाप सकें, जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मात्रा को हम नाप सकें। जैसे हमने कहा कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर ऑयल, जैसे हमने कहा कि एक 1 किलो शक्कर, ऐसे और भी कई अन्य चीज़ें हैं। 1 मीटर लंबाई, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी चाल कितनी है। मान लो कोई बस जा रही है, हमने कहा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो ये सब चीज़ें क्या है? इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं। ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं हम? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो किसी भी भौतिक राशि को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। देखो, Q इक्वस टू एन यू। यहाँ पे Q क्या है? किसी भी भौतिक राशि, जैसे मान लो हमने ले लिया कि वेग ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया? वेग। मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो हमने ले लिया ये वेग है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेग तो क्या हो गया आपके पास? भौतिक राशि। ये 10 क्या हो गया? इसका संख्यात्मक मान। इस संख्यात्मक मान को बोलते हैं परिमाण, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड। तो ये n हो गया आपका संख्यात्मक मान। ये u क्या हो गया? यूनिट, u फॉर यूनिट, और हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। सो इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। ये मैंने एक वेग का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे आप और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया कि ऊर्जा का मान है 10 किलो जूल, आपने ले लिया एनर्जी, ऊर्जा का मान है, आपने ले लिया 10 किलो जूल। तो 10 क्या है यहाँ पे? 10 क्या है उसका संख्यात्मक मान, परिमाण, और पीछे जो है ये उसका मात्रक है, और जो ये है ये आपका एनर्जी मतलब ऊर्जा है। ठीक है, चलो समझ में आया भौतिक राशि क्या होती है। और किसी भी भौतिक राशि को हम, एक सूत्र होता है Q इक्वस टू एन यू, इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो एक बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो स्टार लगा के लिखी हुई है, भौतिक राशि के मात्रक को बदलने पर इसका संख्यात्मक मान तो बदल जाता है, परंतु भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। समझते हैं इस बात को। देखो मैंने कहा कि आपके पास वेग की बात कर लेते हैं वापस। वेग, कोई बस जा रही है आपके 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और कोई मोटरसाइकिल जा रही है आपके 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो देखो दोनों में क्या परिवर्तन है? भौतिक राशि के मात्रक को बदलने से उसका संख्यात्मक मान तो बदल जाता है, परंतु भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। जैसे मान लो 10 की जगह मैंने 15 भी कर दिया, तो ये क्या हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड, दोनों अलग अलग मात्रक हैं, और दोनों का संख्यात्मक मान भी अलग अलग है, परंतु दोनों क्या है? वेग। दोनों क्या है? वेग। तो भौतिक राशि नहीं बदल रही, केवल उसका संख्यात्मक मान बदल सकता है। तो भौतिक राशि क्या रह रही है? नियत। तो हम कह सकते हैं कि Q का मान क्या होगा? नियत, कांस्टेंट।
अगर q कांस्टेंट है तो q का मान पढ़ चुके हैं हम, q इक्वल टू क्या होता है nu, तो nu को क्या ले लिया हमने कांस्टेंट नियत। और हम ये जानते हैं मैथमेटिक्स से कि जब भी कोई संख्या कांस्टेंट नियत होती है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ पर n1 u1 n2 u2 क्या है, मान लो किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और उसका मात्रक, किसी एक पद्धति, मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ेंगे हम आगे इसी चैप्टर में, वहाँ पे आपको ये समझने को मिलेगा कि n1 u1 n2 u2 का क्या मतलब है। तो n1 आपका संख्यात्मक मान हो गया किसी एक मात्रक पद्धति में, और u1 मात्रक हो गया किसी एक पद्धति में। इसी प्रकार से n2 दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान हो गया, और u2 उस दूसरी पद्धति में मात्रक हो गया। परंतु भौतिक राशि सेम रहेगी, भौतिक राशि परिवर्तन नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा का मान हो गया 10 जूल किसी मात्रक पद्धति में, उसी ऊर्जा का मान अन्य किसी मात्रक पद्धति में 5 अर्ग हो गया। तो जूल और अर्ग दोनों क्या होती है, ऊर्जा की इकाइयाँ होती है, उसके मात्रक होते हैं। परंतु राशि तो सेम ही है ना, ऊर्जा, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं कि भौतिक राशि को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, और किसी भौतिक राशि के लिए ये जो q है इसका मान अपरिवर्तित रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स व्युत्क्रमानुपाती होता है u के। u का मान बढ़ेगा तो n का मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका घटेगा, और इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। वैसे भौतिक राशियाँ हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। लेकिन जितनी भी जो हमारे भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियाँ होती है, वो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हमें देखने को मिलती है। एक प्रकार होता है उनका अदिश, दूसरा प्रकार होता है उनका सदिश। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल किसी आवश्यकता होती है, परिमाण की। अभी मैंने कहा आपको कि आपकी मोटर बाइक चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और ये उसकी चाल है। तो चाल क्या होती है, चाल का कोई दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में आपकी मोटरसाइकिल चल रही है। तो ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण, जैसे मैंने कहा 10, तो 10 क्या हो गया, उसका परिमाण। तो उन सभी राशियों को क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं लंबाई। अब लंबाई की कोई दिशा जरूरी नहीं हो, समय की कोई दिशा नहीं होती है, कार्य की कोई दिशा, ऊर्जा, चाल इत्यादि हमने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान के, जो आपके अदिश राशियों में जिनकी गणना की जाती है। और भी कई अन्य नाम होते हैं भौतिक राशियों के जो आपके अदिश राशियाँ होती है। अब देखो एक बात और इम्पोर्टेंट है, अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने के लिए, अदिश आएगा यहाँ, अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने के लिए सामान्य बीजगणित के नियम लागू होते हैं। जिससे सामान्य हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, वैसे ही हम अदिश राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। दोस्तों दूसरे प्रकार की जो भौतिक राशियाँ होती है वो होती है सदिश राशियाँ। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी अगर आवश्यकता है, तो उन भौतिक राशियों को क्या बोलेंगे हम, सदिश राशियाँ। जैसे मैंने कह दिया, एक तो कहा मैंने चाल और दूसरा कहा मैंने विस्थापन। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो डिस्कस करेंगे चाल और विस्थापन क्या होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है कि चाल आपका अदिश राशि होती है और विस्थापन आपका, चाल नहीं, दूरी और विस्थापन आपका, दूरी क्या होती है, अदिश राशि, और विस्थापन सदिश राशि। तो इसके लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है और दूरी के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन जिन भौतिक राशियों के उपयोग के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होगी, उन सब भौतिक राशियों को क्या बोलेंगे हम, सदिश राशियाँ। जब ये सदिश राशियाँ होगी तो ये सामान्य बीजगणित के नियमों से हम इनको न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित का उपयोग करना पड़ेगा। सदिश बीजगणित क्या होती है, अभी जब हम सदिश पूरा पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित, मतलब सदिश को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे उनका गुणा करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे।
कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर। विस्थापन दिशा होती है, वेग की भी दिशा होती है, त्वरण की भी दिशा होती है, बल की भी दिशा होती है, किस दिशा में आपने बल लगाया, जिस दिशा में आपने बल लगाया किस दिशा में आपका विस्थापन हुआ है। इन सभी भौतिक राशियों के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं सदिश राशि। तो बात समझ में आ गई कि सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है। ऐसी राशियां जिनके लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश, और जिनके लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है वो सदिश होती है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है मित्रों। कहीं पे जब हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पूरी तरीके से देख के चलना पड़ेगा आगे कि क्या करना है, और एक एक चीज़ को हमें गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। उस गहनता के अध्ययन के क्रम में जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया विद्युत धारा। दोस्तों आपको पता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, लेकिन क्यों, जबकि विद्युत धारा के तो परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो फिर हमारा ये जो ऊपर का कहा गया कथन फेल हो गया? नहीं, हमारा ऊपर का कहा गया कथन भी फेल नहीं हुआ। उसमें हमने दूसरा कथन और लिखा है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हो। ऐसी राशि जिसके साथ दिशा और परिमाण तो हो परंतु वो सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करती हो। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो अदिश राशि कहलाएगी। तो इसीलिए इसमें होता है, देखो विद्युत धारा में परिणाम और परिमाण में दिशा दोनों होती है, परंतु फिर भी अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश योग एवं घटाव के नियमों का पालन नहीं करती। देखो जब हम वैसे पूरी तरह से जब विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये करंट I1 आया, विद्युत धारा, ये I2 और ये विद्युत धारा I3। तो हम वहाँ लिख देते हैं कि I1 बराबर I2 प्लस I3। ऐसा हम कोई नियम पढ़ते हैं वहाँ किरचॉफ का नियम, उसमें हम ऐसा लिख देते हैं जंक्शन लॉ वाले में। लेकिन देखो क्या ये सदिश के नियमों का पालन कर रही क्या? अब सदिश के नियम भी आपने पढ़े ही नहीं है तो आपको पता नहीं कि पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए कुछ देर का इंतजार करें। जैसे हम सदिश के नियम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये विद्युत धारा क्यों अदिश राशि होती है। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सदिश अलजेब्रा का मीन्स वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करना चाहिए, तब जाके तो वो सदिश कहलाएगा। चलो बात करते हैं आगे मूल भौतिक राशियां एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। दोस्तों जब फिजिक्स स्टार्ट हुई थी, जब उस समय पे केवल और केवल 3 भौतिक राशियों के बारे में बात की गई थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। 3 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां माना गया था। उसके बाद जैसे जैसे खोज होती गई और भी अन्य भौतिक राशियां, जैसे जैसे मात्रकों की पद्धतियां आती गई, जैसे पहले मात्रकों की पद्धतियां थी MKS, CGS, FPS। उसके बाद जैसे SI पद्धति आई, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम SI पद्धति क्या है। जैसे SI पद्धति आई, मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई, उस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ने निर्धारण कर दिया कि मूल भौतिक राशियां 7 होती है। क्या होती है? 7। परंतु हम देख तो लेते हैं मूल भौतिक राशियां होती क्या है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, मीन्स दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। जैसे मैंने कहा आपको लंबाई, तो लंबाई किसी के ऊपर निर्भर है क्या? नहीं। मैंने कहा आपको समय, आपको पता है समय को किस में नापना है। लेकिन अगर मैंने कहा कि वेग, क्या कहा मैंने? वेग, तो वेग किस पे निर्भर है? वेग का सूत्र होता है क्या? विस्थापन बटे समय। विस्थापन पे भी निर्भर हुआ और समय पे भी निर्भर हुआ, तो वो क्या हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि। आगे पढ़ेंगे हम। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य और भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, दोस्तों उनको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। ऐसा ही पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हम पढ़ने वाले हैं आगे आके, उसमें 7 मूल भौतिक राशियां हमने मानी है। प्रारंभ में 3 ही थी, फिर जैसे ऐसा ही पद्धति आई तो 7 हो गई। 7 कौन कौन सी आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिर भी अभी यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है मात्रक एवं विभव,
ये हमें हर चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। जैसे मान लो आगे जाके हमने बल वाला चैप्टर पढ़ा, तो बल में भी हमें सबसे पहले यही पढ़ना पड़ेगा कि बल सदिश राशि है या अदिश राशि है, क्या उसका मात्रक है, क्या उसकी विमा है। तो जो भी चैप्टर हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं उन सभी चैप्टरों में ये चैप्टर इंक्लूड है, इसीलिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। चलो आगे बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो दोस्तों व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न हुई, तो किसी से उत्पन्न मतलब किससे उत्पन्न होगी, यहाँ पे मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होगी। तो मूल भौतिक राशियाँ 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, अगर कोई अन्य भौतिक राशि इनके माध्यम से उत्पन्न होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब इसका भी एक नियम होता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। दो अलग अलग मूल भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब मान लो कि आपने ले लिया एक लंबाई और दूसरा भी ले लिया लंबाई, तो लंबाई लंबाई जोड़ के आप कोई दूसरी भौतिक राशि नहीं पा रहे हैं, वो लंबाई ही रहेगी। समय समय जोड़ के आपने या समय समय को घटा के आपको जो मिलेगा वो समय मिलेगा। तापमान को घटा के या तापमान को जोड़ा के आपको तापमान ही मिलेगा। तो ये जो मूल भौतिक राशियाँ इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, परंतु इन्हें गुणा या भाग किया जा सकता है। और इनके गुणा या भाग, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करने के बाद ही हमें क्या मिलती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। उदाहरण के लिए समझते हैं, देखो मित्रों, अगर हम वेग की बात करें तो वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। तो हमने क्या कहा कि विस्थापन में समय का भाग दे दिया। एक भौतिक राशि ये, दूसरी भौतिक राशि ये, दोनों से कौन सी भौतिक राशि मिली हमें, वेग। तो वेग क्या हुआ, इन दोनों से उत्पन्न हुई, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो ऐसी अन्य कई भौतिक राशियाँ हमारे फिजिक्स में हमें पढ़ने को मिलेगी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की जब हम 12वीं क्लास में बात करेंगे, 11वीं क्लास में जब हम बात करेंगे बल की, त्वरण की, वो सभी भौतिक राशियाँ किस में आएगी, व्युत्पन्न। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्हें गुणा या भाग किया जा सकता है। तो विभिन्न मूल भौतिक राशियों को गुणा या भाग करने के पश्चात जो नई राशि प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं मित्रों, व्युत्पन्न भौतिक राशि। उदाहरण के लिए देखते हैं, देखो क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल आयतन। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले की बात करें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई। आयतन लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। तो लंबाई इंटू लंबाई मतलब मूल भौतिक राशि लंबाई से मिलकर बना है ना। लंबाई को 2 बार गुणा कर दिया तो क्षेत्रफल मिल गया, लंबाई को 3 बार गुणा कर दिया तो आयतन मिल गया। तो कुल मिला के गुणा करने से या भाग करने से जो हमें मूल भौतिक राशियों के गुणा या भाग करने से हमें जो अन्य भौतिक राशियाँ प्राप्त होती है उनको व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक जो हमारा शुरू होता है वो है मात्रक। जो हमने चैप्टर में नाम लिखा था पहला, मात्रक एवं विमाएं, उसकी बात करते हैं। मात्रक, मात्रक मतलब किसी को नापने के लिए जो एक स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड कर दी जाती है उसी को मात्रक बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको लंबाई को नापना है। अब लंबाई को नापना है तो लंबाई को नापने के लिए क्या क्या मात्रक है आपके पास, आप सबको पता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो ये सब क्या कहलाते हैं, मात्रक। क्यों कहलाते हैं एक बार समझते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसी प्रकार की राशि के मात्रक की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, प्रत्येक राशि की माप के लिए उसी राशि का कोई मान चुन लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक। प्रत्येक राशि की माप के लिए उसी राशि का कोई ना कोई हमने मान चुन लिया, उसी को बोल दिया मात्रक। फिर मात्रकों की पद्धतियाँ हो गई, है ना। चलो इन मात्रकों में भी वही 2 प्रकार के मात्रक हो गए आपके, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अकॉर्डिंग टू द आपके वो जो भौतिक राशियाँ हैं उनके आधार पर मूल भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात ऐसे मात्रक जो मूल भौतिक राशियों के किसी से उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको बोलते हैं मूल मात्रक, और ऐसे मात्रक जो किसी से उत्पन्न हुए हैं अर्थात वो मूल मात्रकों पर निर्भर है तो उनको बोलेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है आपके मात्रकों की पद्धतियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कक्षा 11 और कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये मात्रकों की पद्धतियाँ इंपॉर्टेंट है।
और तो मैं तो इतना कहूँगा कि जो पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। MKS नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये 4 मात्रक प्रारंभ में तीनों पद्धतियाँ ही थी, फिर बाद में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई जिसको सभी देशों ने स्वीकार कर लिया, और आज हम जितने भी जो कैलकुलेशन और जो SI यूनिट हम लिखते हैं बार बार फिजिक्स में, वो हमारी SI पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। एक बार ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। MKS पद्धति अभी हमने लिखा जैसे ऊपर, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय 3 जो मूल भौतिक राशियाँ हैं, क्योंकि जब MKS थी तब तक 3 ही मूल भौतिक राशियाँ थी, ये 7 मूल भौतिक राशियाँ बाद में आई थी SI पद्धति में। तो ये जो 3 मूल भौतिक राशियाँ थी इनको क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में इनके मात्रक माने गए थे। किसमें? MKS में। तो कोई कह दे आप MKS में मेजर करो, तो MKS में जब हम लंबाई को नापेंगे तो किस में नापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को नापेंगे तो किलोग्राम में, और समय को नापेंगे तो सेकंड में। इसी तरह से कुछ समय बाद CGS आई, तो CGS के समय भी ये तीनों ही थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनको मूल भौतिक राशियाँ उस समय भी माना गया था, परंतु इनके मात्रक बदल गए थे। अब CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो गए थे। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को वापस सेकंड में ही नापा गया था। तीसरे प्रकार की जो पद्धति आती है ये आपके फुट, पाउंड और सेकंड वाली है। तो वही इसमें भी 3 ही मूल भौतिक राशियाँ थी आपके, लंबाई, द्रव्यमान और समय। बस इनके लिए मात्रक बदल गए वापस। इनके लिए मात्रक था फुट, पाउंड, सेकंड। दोस्तों ये फुट, पाउंड क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को आप पूरे अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़िए एक बार, आपको सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली है। हम इसमें कक्षा 11 से लेके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की हर बात डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली जो पद्धति है जो इम्पोर्टेंट है, जो वर्तमान समय में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, वो है आपकी SI पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें 7 भौतिक राशियों को शामिल किया गया है। हम अभी पहले बता भी चुके हैं आपको, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता, तापमान। ये सब क्या होते हैं, जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब तो आप जानते हैं। विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये केमिस्ट्री में उपयोग में लिया जाता है। मोल, प्रदीपन तीव्रता, इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, तापमान, सभी जानते हैं। ये इनके मात्रक है। लंबाई को हम इसमें मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला में, तापमान को केल्विन में। और ये सारे इनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो इस टेबल को हमें याद रखना है। इस टेबल में 7 मूल भौतिक राशियां हमें दी गई है। दोस्तों ये सब हमारी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां हो गई। इसके बाद हमें पूरक मात्रक और मात्रकों की पद्धतियों को कैसे परिवर्तित करते हैं और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं वो सब डिस्कस करनी है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में से उपयोगी चीज़ें अगर लगती है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जिस भी बच्चे को रिक्वायरमेंट है इतनी आसान भाषा में उसको ये समझने को मिल सके।